फांसी देने वाली चुड़ैल। रात का समय था। दीमापुर जंगल के रास्ते एक आदमी राजू नशे की हालत में गुजर रहा था कि तभी उसको भयानक आवाज सुनाई देती है। राजू, राजू। कौन है? कौन है रे? हमको ऐसे परेशान कर रहा है? हाँ? मौका खा जाएगा। तू मुझे खाएगा? पहले तू अपनी जान तो बचा ले। इतना कहकर राजू के सामने चुड़ैल अपना असली रूप लेकर आ जाती है। चुड़ैल का ये भयानक रूप देखकर राजू बहुत ही डर जाता है और नशे की हालत में इधर उधर गिरने पड़ने लगता है। उसको ऐसे भागता हुआ देख चुड़ैल खूब तेज से हंसने लगती है और राजू को अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उड़ाते हुए एक कुएं के पास ले जाती है और राजू को उस कुएं के ऊपर फांसी पर लटका देती है। उसके बाद राजू की लाश को कुएं के अंदर गिरा देती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल भी उस कुएं में हंसते हुए चली जाती है और अपने जादू से राजू की मुंडी काट देती है, जिस वजह से उस कुएं में पूरा खून भर जाता है और राजू की मुंडी तैरने लगती है। ये सब देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। धीरे धीरे गांव में यह घटना बढ़ती ही जा रही थी और आए दिन लोगों की आधी कटी हुई मुंडी वाला शरीर कुएं के बाहर मिलने लगा। ये सब देखकर सभी गांव वालों के मन में चुड़ैल का खौफ पैदा हो गया और इसलिए शाम होते ही सभी गांव वालों ने वहां से जाना आना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस गांव में लाशों के ढेर मिलते गए। जो भी उस रास्ते से जाता वो चुड़ैल उसको भयानक मौत दे देती। कुछ सालों बाद उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहने के लिए आता है, जिसमें सीमा नाम की छोटी बच्ची अपनी माँ आनंदी के साथ और अपने पिता जग्गू के साथ एक बड़े से घर में रहने के लिए आती है। घर के पास वही भूतिया कुआं था जिसमें चुड़ैल लोगों को फांसी दिया करती और मारा करती थी। मम्मी मम्मी, हमारा घर कितना सुंदर है ना? मेरी बच्ची को ये घर पसंद आया ना? हाँ हाँ, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। और देखो, सामने एक कुआं भी है और हमारे घर के आगे तो गार्डन भी है। अच्छा ठीक है, घूमना बाद में, अभी रात ज्यादा हो गई है तो चलो चलकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू और आनंदी अपनी बेटी को लेकर सो जाते हैं कि तभी सीमा के कान में एक धीमी सी आवाज आती है। सीमा, चलो चलकर खेलते हैं। तुम तो यहाँ पर नहीं आई हो ना? तुम्हें दोस्त की भी जरूरत है। चलो मेरे साथ। आवाज सुनकर सीमा की आंख खुल जाती है और वो आवाज का पीछा करते करते अपने घर के बाहर गार्डन में पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद सीमा के सामने एक हंसती हुई छोटी सी गुड़िया आती है। सीमा उसको जैसे ही लेने जाती है वैसे ही सीमा के सामने चुड़ैल उस गुड़िया में से बाहर आ जाती है और सीमा के अंदर प्रवेश कर लेती है। सीमा दर्द में चिल्लाने लगती है और चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। सीमा की आवाज सुनकर उसके माता पिता तुरंत बाहर आ जाते हैं। सीमा को इस तरह बेहोश देखकर आनंदी रोने लगती है। जग्गू सीमा को अपनी गोद में उठाकर अपने घर में ले जाता है और अगली सुबह जग्गू डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसका इलाज तो करता है लेकिन डॉक्टर को कुछ भी नहीं पता चल पाता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी वहां से चला जाता है। आनंदी और जग्गू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपने सिर पर हाथ रखे हुए बैठ जाते हैं कि तभी उनके गांव का एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है, अरे जग्गू भैया, आपकी बेटी के साथ जो हुआ है, मेरी मानो तो ये कोई बीमार नहीं है। मुझे तो इसके ऊपर चुड़ैल का साया लगता है। एक बार तुम इसको तांत्रिक बाबा से दिखा दो। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? आज की दुनिया में यह सब कुछ नहीं होता है। जग्गू जी, जैसी हमारी बेटी की हालत है, हमें लगता है कि एक बार हमें अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा से दिखवा लेना चाहिए। आनंदी की बात सुनकर जग्गू अपनी बेटी को तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक सीमा को गोले के अंदर बैठाकर उसके माथे पर बभूत लगाता है। बभूत लगने के साथ ही सीमा की आंखें लाल हो जाती हैं और खूब तेज चिल्लाने लगती है। वो इतनी तेज चिल्लाती है कि वहां पर आंधी तूफान सब आने लगता है। ये देखकर तांत्रिक उससे पूछता है, कौन है तू
और इस बच्ची के शरीर में क्या कर रही है? क्यों इसको अपना शिकार बना रही है? चुड़ैल तांत्रिक की बातों का जवाब नहीं देती और सिर्फ गुर्राती रहती है। और एक बार फिर तांत्रिक उसके ऊपर भभूत फेंक देता है, जिस वजह से चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में उड़ जाती है। ये देखकर जग्गू और आनंदी डर जाते हैं। आनंदी उससे रोते हुए पूछती है, आखिर तुम हो कौन? मेरी बच्ची को छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी बेटी है, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये तेरी बेटी कैसे हो सकती है? ये तू इससे ही पूछ तांत्रिक। रीता, तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए ये बच्ची तो तुमने ही मेरे हाथ में थमाया था। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ जग्गू जी, रीता मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हमें बेबी नहीं हो रहा था तो। आनंदी, तुझे बेबी नहीं हो रहा है और मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ। जैसे ही मेरा बच्चा होगा वैसे ही मेरी मौत हो जाएगी। तू मेरे बच्चे को संभाल लेगी ना? हाँ, लेकिन मुझे ये बात जग्गू जी से छुपानी पड़ेगी कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ। वो दिल की बहुत कमजोर हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि मैं मां नहीं बन सकती तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे मां बनने का झूठा नाटक करना पड़ेगा। ठीक है आनंदी। एक तरफ आनंदी झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करने लगी तो वहीं दूसरी तरफ रीता का ध्यान भी रखने लगी। जैसे ही रीता ने एक बच्चे को जन्म दिया वैसे ही वो मर गई। यहाँ पर आनंदी उसकी बेटी को लेकर अपनी बच्ची बनाकर खुशी से रहने लगी। रीता, तुमने ही तो अपनी बच्ची को अपनी मर्जी से हमें दिया था, उसके बाद तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, मैंने अपनी बच्ची को तुम्हारी बीवी के हाथ में थमा दिया था, लेकिन मैं मरी नहीं थी। इसने ममता की लालसा में आकर मुझे मृत घोषित कर दिया और मुझे जिंदा उस कुएं में फेंक दिया, जिस वजह से मेरा शरीर उस कुएं में आज तक है और मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे माफ कर दो रीता, मैं ममता की लालसा में ये भूल गई थी कि तुम ही तो सीमा की असली माँ हो। मुझे माफ कर दो। अपनी बेस्ट फ्रेंड आनंदी को रोता हुआ देख और उसकी ममता को देख चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी के शरीर से निकल जाती है और उसको गले लगाकर बोलती है, मैं मेरी बच्ची के शरीर को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन अगर इसको कोई भी तकलीफ हुई तो मैं फिर वापस आऊंगी और यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर वो चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल की ममता देखकर आनंदी और जग्गू अपनी बेटी को पकड़कर रोने लगते हैं और वो भी अपने घर में चले जाते हैं। उस दिन से वो पूरा गांव और सीमा चुड़ैल के साए से आजाद हो गई और खुशी से रहने लगी।